इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है की है, ये आम रेडियोलॉजी नालों किवें वखरी है? जो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी है वो उसकी सुपर स्पेशलिटी है कि अब उसके अंदर हम उसी को इस्तेमाल करके ट्रीटमेंट करते हैं। आम दे नालों फायदा की होएगा उहदा? कोई कट नहीं लगेगा, चीरा नहीं लगेगा, रिकवरी बहुत फास्ट होगी। जिन्ने भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਰੀਕੋਜ਼ ਵੇਨਸ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ इंटरवेंशनल सर्जरी करते हो या कुछ और? सर्जरी के लिए कोई मोटिवेट नहीं करता पेशेंट को, बिकॉज जब हमारे पास कोई ईजी काम अवेलेबल है तो हम वो क्यों ना करें। किस तरह के ट्रीटमेंट ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ इस टेक्निक ਨਾਲ ਕਰਦੇ हो? ब्रेन है, उसमें स्ट्रोक है, नस फट गई, ब्लीडिंग हो गई, इन सब के लिए हम ट्रीटमेंट करते हैं। ਬੀਇੰਗ ਅ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਆਮ ਸਰਜਰੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਰਜਰੀ? जो दर्द रिकवरी पीरियड थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वीना सी, वो बिल्कुल ही अगले दिन वो कहते हैं सर पता ही नहीं चला। ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? अगर सही तरीके से किया जाए तो इसका सक्सेस रेट 98%। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟੀਚਾ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ। ਔਰ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੋਹਾਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਨਵੇਂ ਉਪਚਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੋਹਾਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਿਆ। ਈਵਨ दावा तो इत्थों तक किया जाता है कि समय तो भी ये पहला चल रहे हैं। अज साडे नाल खास मेहमान मौजूद ने। अज एक नवी टेक्नीक बारे गलबात करांगे। ये मेरे लिए भी नवी सी, मेरी जानकारी लिए भी नवी सी और बहुत सारे लोगों को, मरीजों को इस टेक्नीक बारे नहीं पता। पर यह टेक्नीक है जिहड़ी एक क्रांति हैगी। ये टेक्नीक अजिही है जिस दे नाल तुहाडा ब्लड लॉस भी घट होएगा, जिस दे नाल समय की भी बचत होएगी, जिस दे नाल रिकवरी भी बहुत जल्दी हो जाती है। सो उस टेक्नीक की गल करांगे। साडे नाल अज खास मेहमान मौजूद ने। डॉक्टर अखिल मोंगा साहब मौजूद ने, कंसलटेंट ने, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट एट सोहाना हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब जिवें मैं पहला कहा कि मेरे लिए भी नवी चीज़ हैगी है, थोड़ा जिहा मैनूं भी दसो ये इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है की है, ये आम रेडियोलॉजी नालों किवें वखरी है? देखिए, रेडियोलॉजी जो ब्रांच है हम सब जानते हैं कि शायद जो हमने सुना है कि सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, MRI होता है जी। उससे हम ये पता लगाते थे कि बीमारी कौन सी है। धीरे धीरे पिछले कुछ सालों में हमें रियलाइज़ हुआ कि जब हम ये देख सकते हैं अंदर कि बीमारी कौन सी है, हमारी मशीनें बढ़िया होने लगी, सारा समझ बेटर होने लगी। तो हमने कोशिश किया कि उसमें देखते देखते ही हम इलाज भी क्यों ना कर दें, कि क्यों ना कट चीरा लगाने की बजाय अल्ट्रासाउंड में देख के, सीटी में देख के, एक्सरे में देख के ही ट्रीटमेंट भी हो जाए। तो ये फ़र्क है। नॉर्मल रेडियोलॉजी में हम सिर्फ बीमारी देख के छोड़ देते थे। हाँ, अब जो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी है वो उसकी सुपर स्पेशलिटी है कि अब उसके अंदर हम उसी को इस्तेमाल करके ट्रीटमेंट करते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन आप समझ लीजिए, सर्जरी और रेडियोलॉजी को मिक्स करके हमने एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजी एक थर्ड ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जी। मतलब ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰਜਰੀ ਹੈ, ਥਰਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਰੇਡੀਓਲॉਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੇਫਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੇਫਟੀ ਪੱਖੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? देखिए, सेफ्टी वाइज जैसे आपने बात सही की, अगर सही डॉक्टर वो ट्रीटमेंट कर रहा है तो ये बहुत सेफ है, क्योंकि आप कोई कट नहीं लगा रहे, कोई चीरा नहीं लगा रहे, जो भी चीज़ है वो छोटे से एक पिन होल से जाके आपने सारा काम कर दिया। पर उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपने सही जगह से ट्रेनिंग की हो। जैसे मैंने ये मुझे पता कैसे लगा कि इस तरफ भी जाया जा सकता है। मेरी MBBS MD सारा कुछ एम्स न्यू दिल्ली से है। ओके। वहाँ पे हमने इस बारे में समझा कि ये भी एक ट्रीटमेंट आगे ज़रूरत पड़ सकती है। आपने कहा कि समय का हानि बनना बहुत ज़रूरी है। फिर हमने पता किया कि बेस्ट ट्रेनिंग इस चीज़ की कहाँ पे हो रही है। तो मैं साउथ गया, क्योंकि हमने पता है कि नॉर्थ से थोड़ा साउथ एडवांस चलता है इस चीज़ के बारे में। 2-2.5 साल हमने वहाँ स्पेसिफिकली इसी चीज़ पे लगाए। अच्छा। जब हमें पूरा कॉन्फिडेंस आया कि जो हम पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं उसमें फ़ायदा हो रहा है और ये ट्रीटमेंट सब हम ईजीली सही तरीके से सेफली कर सकते हैं, तभी हमने अपना काम शुरू किया। चलो मैं एक लेमैन की भाषा च दोबारा समझना चाहना, ये जी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है, ये थोड़े कहने का मुताबिक है कि जिवें कोई पेशेंट गया
ਕਿ ਉਹਦੇ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੇਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ MRI ਕਰਾ ਲੈ ਜਾਂ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਾ ਲੈ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, कोई चीर फाड़ करने की लोड़ नहीं पेगी। यहाँ पे यही फर्क है कि जो आपने मुझसे पूछा कि रवैयती रेडियोलॉजी और इंटरवेंशन में क्या फ़र्क है, रेडियोलॉजी वाला टीम अलग रहता है, वो अपना डायग्नोसिस बना देंगे, उसके बाद वो सेपरेटली, जैसे वो सर्जन से मिलता है, मेडिसिन के डॉक्टर से मिलता है, वैसे ही वो हमसे मिलता है। और अगर हमारे पास ऑप्शन है फिर हम डिसाइड करते हैं कि किसके अंडर करना है। हो सकता है हमने MRI में देखा हो उसे, पर ट्रीटमेंट हम उसे अल्ट्रासाउंड में ही कर दें, तो वो चीज़ टोटली डिफरेंट है। बस ये है कि सिमिलर उन चीज़ों को यूज़ करके, रेडियोलॉजी के ही CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड को यूज़ करके हम कर ट्रीटमेंट रहे हैं। तो सिर्फ नाम ही सेम है, एक रेडियोलॉजी वर्ड, क्योंकि दोनों में वो रेडियोलॉजी यूज हो रही है, पर जो काम है वो दोनों टोटली सेपरेट अलग-अलग है। ਸਰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਬੇਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਲ ਰੇਡੀਓਲੌਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਆਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ? सबसे बड़ा सर फ़ायदा यही है कि कोई कट नहीं लगेगा, चीरा नहीं लगेगा, रिकवरी बहुत फास्ट होगी। आजकल सर कोई काम करता है, वो चाहता है कि मैं अगले दिन से अपने काम पे जा सकूं। किसी को भी बोला जाए कि आपकी सर्जरी होगी, कितना भी तगड़ा बंदा क्यों ना हो, एक बार वो डर जाएगा कि यार सर्जरी थोड़ा मुश्किल है। तभी ये जो वर्ड है इंटरवेंशन है या प्रोसीजर है, ये इस्तेमाल किया जाता है ताकि बंदे को डर ना लगे। उसे पता है कि मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं होगा जिससे रिकवरी मुश्किल हो सकती है। फाइनली जो रोबोटिक्स है, लेप्रोस्कोपी, हर चीज़ यही कोशिश कर रहा है कि जो भी काम है वो कम से कम इन्वेजन के साथ, कम से कम चीरफाड़ के साथ किया जाए। वो यही सबसे बड़ा फायदा है, रिकवरी बहुत फास्ट। किस तरह के ट्रीटमेंट ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? एक्चुअली जैसे मैंने आपको कहा, ये एक तरह से थर्ड पार्ट ऑफ मेडिसिन ही है। एक डिफरेंट, तो आपके पास स्ट्रोक है, न्यूरो है, मैं ऊपर से शुरू करता हूँ, ब्रेन है, उसमें स्ट्रोक है, नस फट गई, ब्लीडिंग हो गई, इन सब के लिए हम ट्रीटमेंट करते हैं। फिर थायराइड में हम अगर गिल्टी है, रसौली है, उसके लिए करते हैं। छाती में ब्लीडिंग होती है, उसको बंद करते हैं। हाथों में अगर डायलिसिस वगैरह की फिस्टुला है, उनके लिए काम करते हैं। कैंसर में काफ़ी सारे ऐसे कैंसर हैं जिनको पता लगाने के लिए भी हम टुकड़ा भी लेते हैं, जो बायोप्सी बोलते हैं जिसको, और उसके बाद उसको जलाने के लिए या उसमें दवाई डालने के लिए भी हम काम करते हैं। फीमेल्स में जैसे गायनी डिपार्टमेंट है, उसमें जो फाइब्रॉइड्स की ट्रीटमेंट होती है, प्रोस्टेट की कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जो अवेलेबल हैं हमें। पैरों में जो खून की नसें हैं, ब्लॉकेज है, वेन्स में अगर ब्लॉकेज है या वो ब्लीडिंग है, ये पूरे शरीर में जितने भी अंग हैं, ऑलमोस्ट हर अंग में कोई ना कोई ऐसी बीमारी है जिसके लिए हम ट्रीटमेंट्स करते हैं। पर फिर ਤੁਸੀਂ डिसाइड ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ कि नहीं भाई ਇਹਨੂੰ ਇਹ सर्जरी चाहिए है या ਇਹਨੂੰ इस सर्जरी ਦੇ ਨਾਲ ज़्यादा फर्क? देखिए, वो हमारी साइंस है, जो इतना डाटा हमारे पास आता है, हमने जो पढ़ाई की है, जिसमें दिखता है कि अगर क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है कि फ़ायदा कितना और रिस्क कितना। अगर मैं उतना ही फ़ायदा किसी पेशेंट को कम रिस्क में दे सकता हूँ तो वो हमेशा डेफिनेटली उस तरफ जाएगा। अगर फ़ायदा कम रह गया और रिस्क बराबर ही है तो ऑफकोर्स जहाँ ज़्यादा फ़ायदा है हम उधर भेजेंगे। जैसे ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਸਾਂ ਨੁਸਾਂ ਦੀ, ਵੈਰੀਕੋਸ ਵੇਨਸ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਚੌਥੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡਸ ਦੇਖੀਆਂ, ਆ ਲਓ ਜੀ ਤੇਲ, ਆ ਤੇਲ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆ ਬਾਮ ਲਗਾਓ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਨਸਾਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਪੂਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। बेसिकली देखिए, वेरिकोज वेन्स एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारी खून की नसें, खून वापस लेके जाती हैं। एक तो फ्रेश खून आता है जिसे आर्टरी बोलते हैं, जो गंदा खून इस्तेमाल होने के बाद वापस हार्ट की तरफ जाना चाहिए, उन्हें वेन्स बोलते हैं। उनमें कुछ ऐसे वेल्व होते हैं जो खून को ऊपर चढ़ने देते हैं पर वापस नीचे नहीं। ग्रेविटी के अगेंस्ट देखो, आप खड़े हो तो खून तो नीचे जाएगा, मैं पानी फेंकूंगा तो वो नीचे ही जाएगा। वो नीचे ना जाए इसलिए नसों में वेल्व होते हैं, पर जितना किसी चीज़ को इस्तेमाल करते रहें विद एज, वो वेल्व खराब होने शुरू हो जाते हैं। फिर क्या होता है, जो खून वापस जा रहा है उसमें से 20-30% खून वापस पैरों में ही खड़ा रह जाता है, उतनी सर्कुलेशन बढ़िया नहीं रहती। तो वो नसें धीरे धीरे फूलती जाती हैं, क्योंकि जो गंदा खून जाना चाहिए वापस वो पैरों में ही खड़ा है। उससे पेशेंट को भारीपन महसूस होता है, गंदी नीली नसें दिखती हैं, खून खड़ा रहेगा वो चमड़ी के नीचे भी जमा होता है तो कालापन आना शुरू हो जाता है। उस खून से उनको खुजली होने लग जाती है, घाव बन जाते हैं। कई बार लोग हमारे पास आते हैं कि ब्लीडिंग हो गई, नस थी, हमने ध्यान नहीं दिया, आज वो फट गई। इन्फेक्शन हो जाता है पैर में, क्योंकि जो गंदा खून खड़ा है उसमें हल्की सी भी चोट लगी तो वो एकदम इन्फेक्शन हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स बेसिकली इस वजह से होती हैं कि जो हमारी वेन्स की वेल्व हैं वो खराब हो गई।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਲ ਵੱਲ ਵਧਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਟ੍ਰੀटमेंट हाले भी चलता? इससे पहले जो ट्रीटमेंट था उसमें कट चीरा लगा के उस नस को जहाँ वो ज्वाइन करती है ऊपर अंदर मेन नस के साथ वहाँ बांधते थे। फिर उन्हें लगा कि नहीं, इसको सारी नस को निकालना पड़ेगा, तो कई जगह कट लगा के पूरी नस को खींच के निकाला जाता निकाल था। देता सी। तो वो एक लंबा प्रोसीजर हो जाता था। तो लोग वेट करते थे कि जब कोई दिक्कत ज़्यादा बनेगी तब करेंगे, तब तक टाइम निकालते जाते हैं। और एक धारणा ये भी बन गई थी कि शायद कोई ट्रीटमेंट पक्का नहीं है, ये फिर वापस आ जाते हैं। तो फिर वो लोग वेट करते थे कि तब तक कोई जुराब डाल ली, जैसे अपने का किसी ने ऐड देख ली कि तेल से शायद मेरा काम चल जाए, मालिश से मेरा काम चल जाए। क्योंकि बेसिकली अगर आप पैर ऊंचा करोगे तो ऑफ कोर्स सर्कुलेशन में मदद मिलेगी, पर वो एक टेम्पररी काइंड ऑफ इलाज होता था। और सर्जरी से लोग डरते थे कि ये इतने कट लगेंगे, इससे तो मैं जितना कभी मेरे को दिक्कत उतनी है ही नहीं, तो मैं क्यों इतनी सर्जरी कराऊं। तो आज से पहले या तो लोग टाइम निकालते थे, जुराब डाल लेते थे टाइट, या फिर सर्जरी की तरफ जाना पड़ता था। ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਸ ਕੱਟ ਕੇ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈड इफेक्ट भी ਹੁੰਦੇ ਸੀ? सर्जरी में बेसिकली उसको बांध के वो नस को निकालते थे, वो बॉडी से आउट करना वाला काम था। अच्छा। तो उसमें यही होता था, बॉडी चो काट ही दियो। हाँ, पर यह है कि उसमें रिकवरी पीरियड, कट, स्टिचेस, ये सारी चीजें ज्यादा होती थी। फिर ਹੁਣ ਇਹ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी किवें मददगार साबित हो रही है? बेसिकली अब वो नस जो है हमारा मेन, हम क्या करना चाहते हैं, हम वो नस को बंद करना चाहते हैं जो खराब हो गई। मान लीजिए हमारे पास 3 या 4 पाइप्स हैं, सारी आपस में कनेक्टेड हैं और पानी ऊपर ले जा रहा है। अगर एक में भी छेद हो गया तो वो पानी लीक करेगा और बाकी नसें भी अपना काम, या बाकी पाइप भी अपना काम नहीं कर सकती। तो अब हम चाहते हैं कि जिस नस का वेल्व खराब हो गया हम उसको बंद कर दें। पहले उसी नस को काट के निकाला जाता था। अब जैसे हाथ में आपने देखा होगा कोई ग्लूकोज लगवाने आता है, ड्रिप लगवाने आता है, वैसे ही हम एक छोटी सी सुई अल्ट्रासाउंड में देख के नस में डालते हैं और उसमें से तार ऊपर जाती है जहां तक भी वो नस खराब है। 10 साल पहले हमारे पास पहली टेक्निक आई जिसमें हम लेजर या जलाते थे उस नस को, और अब पिछले कुछ 5-6 सालों से हमारे पास उससे भी एक बेटर टेक्निक है जिसे हम ग्लू बोलते हैं या वीना सील बोलते हैं। अच्छा। उसमें हम बिल्कुल चिपका ही देते हैं। किसी चीज को जलाएंगे तो जैसे आपने कहा थोड़ा बहुत थोड़ा सा side दर्द effect पता लगेगा, 2-4 हफ्ते पता लगता है पेशेंट को। और वीना सील वाले में तो बिल्कुल ही हमने चिपका दिया, बंदा अगले दिन ये नहीं बता सकता कि मेरा कल कोई ऑपरेशन हुआ था। वाह क्या बात है। तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता इनका? कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वो नस है जो ऑलरेडी कोई काम कर ही नहीं रही, उसका काम तो ऑलरेडी वो नहीं कर रही, और जो अंदर मोटी मेन नस है उसका भी खून उसमें खड़ा हो रहा है। तो एज सच कोई साइड इफेक्ट नहीं। कल को देखो 1% तो किसी भी चीज का माइनर साइड इफेक्ट तो हो ही सकता है, कोई छोटी मोटी इन्फेक्शन हो जाए, कुछ हो जाए, पर मेजर कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक गल ये दसो सर कि किस एज दे ज़्यादा कोई पर्टिकुलर एज भी इफेक्ट करती है कि ये वाला ट्रीटमेंट हैगा फलानी एज दे विच जाके ही होएगा, या मेल फीमेल दे विच भी कोई फर्क हुंदा? नहीं, ट्रीटमेंट का इस चीज़ से कोई वेरिएशन नहीं है। ये ज़रूर है कि थोड़ा सा फीमेल्स में वेरिकोज वेन की दिक्कत ज़्यादा होती है। देखिए, अगर कोई चीज़ ऊपर चढ़ने से प्रॉब्लम बन रही है तो अगर कोई भार बढ़ेगा ऊपर तो और उसके लिए मुश्किल होगा चढ़ना। तो फीमेल्स में जो प्रेगनेंसी होती है वो एक काफ़ी बड़ा रिस्क फैक्टर होती है कि बहुत से जो लेडीज़ हैं उनकी वेरिकोज वेन आफ्टर प्रेगनेंसी बनती हैं, क्योंकि बच्चा रहता है 8-9 महीने तो वेल्व्स पे जोर ज़्यादा रहता है। तो वो एक दिक्कत है। एज, जितना टाइम लंबा निकलेगा, कोई भी हमारी इवन नॉर्मल अगर शरीर को हम एक मशीन समझें तो जितनी मशीन का टाइम लंबा चलेगा कोई ना कोई पार्ट उसका खराब हो सकता है। सबसे जरूरी है कि जो आप काम करते हैं, स्पेशली जो लोग सारा दिन खड़े रहते हैं या जिनका वजन ज्यादा है, तो सारी चीज नीचे वेल्व पे ही हो रही है। शॉपकीपर हो गए जो सारा दिन खड़े हैं, ट्रैफिक पुलिसमैन है, सारा दिन टीचर हैं 6-8 घंटे जो खड़े हो रहे हैं, इनमें ज़्यादा होता है। वेल्व जितना इस्तेमाल होगा उतना चांस है कि वो खराब हो जाए। डॉक्टर साहब, जिवें तुसीं कहा कि लोग परवाह नहीं करते, लोग कहते कि जब तक चलदा चलाई जाओ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਡਵਾइस करते हो कि वेट करनी चाहिए है या जे हो गया तो ਇਹਦਾ ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए? ये जब भी आपको ऐसा कुछ दिखाई दे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आप हमारे से आके मिलें, क्योंकि उसके अंदर स्टेजिंग होती है। कई बार बहुत पतली मैं वही पूछने लगा सीगा भी हर एक दा ट्रीटमेंट सर्जरी है या कुछ और भी हो सकता है? देखिए, शुरू में बहुत हल्की कोई किसी नसें कहीं दिख रही हैं, उनके लिए हम पेशेंट को चीज़ें सिखाते हैं। जैसे आपने बताया कि एक तो वजन घटाने की कोशिश करो, अपनी ऑक्यूपेशन में थोड़ा सा बदलाव लाओ, थोड़ा सा बैठने की कोशिश करो बीच
बीच में पैर ऊंचा करने की कोशिश करो। दूसरा क्या है, नीचे से खून ऊपर कौन भेज रहा है, हमारी मांसपेशियां ही पंप की तरह काम कर रही हैं। Yes. एक्सरसाइजेज हम उन्हें बताते हैं कि अपनी मसल्स को स्ट्रांग करो। हाइड्रेशन मतलब पानी अच्छा पियो, ताकि खून जितना पतला होगा वो उतना आराम से ऊपर जा सकता है। तो जितना हम मॉडिफिकेशन उनको बता सकते हैं, हम कोशिश करते हैं कि सर्जरी के बिना उनका टाइम निकल जाए। बाहर से हम टाइट एक कंप्रेशन स्टॉकिंग्स या जुराबें आती हैं, अच्छा। वो बोलते हैं कि वो बाहर से प्रेशर दें ताकि खून ऊपर चल सके। पर जिनकी स्टेज बढ़ जाती है कि आप वो सब फायदा नहीं कर रहे हैं, ये सब टेम्पररी काम है जिनसे हम इनको रोक सकते हैं कि आगे ना बढ़े। पर ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जिससे मैं खराब हुई चीज को रिवर्स कर दूं। फिर जब वो उस स्टेज में आ जाते हैं जहाँ पे नसें काफी फूल जाती हैं, अल्ट्रासाउंड एक ऐसी चीज है जिसे डॉपलर बोलते हैं, वो हम कराते हैं। उसमें हमें पता लगता है कि क्या स्टेज है। अगर तो कंप्लेंट्स ऑलरेडी आ गई हैं कि पैर में कालापन आने लग गया है, सोजिश आने लगी है, भारीपन आने लग गई है, तो फिर वेट नहीं करना चाहिए। वही बात है कि रिस्क कितना है और फायदा कितना है। पहले रिस्क ज्यादा था तो हम वेट करते थे कि और दिक्कत बनती रहे। सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस स्टेज में कराने में बंदा अगले दिन बिल्कुल ठीक। पर अगर आप ब्लीडिंग के साथ आए, घाव के साथ आए, इन्फेक्शन के साथ आए, तब ये ट्रीटमेंट्स भी ਲੰਬਾ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ, ਇਜ਼ ਇਟ ਮਿਥ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਸ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਸ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਦਾਂ ਚੰਗਾ ਛੇੜੋ ही ना ਇਹਨੂੰ। नहीं, ऐसा नहीं। वही मैंने आपको बताया, जैसे सबसे पहला आपने सवाल बहुत अच्छा किया था कि कौन ट्रीटमेंट कर रहा है, उससे बहुत वेरी करता है। अब मान लीजिए मैंने से पाइप का मैंने एग्जांपल लिया, अगर वो फट गई तो पानी फैलेगा, आप पानी उठाते रहो तो पाइप तो वहीं की वहीं है, टूटी की टूटी है, तो वो एरिया ढूंढ के, हाँ, तो वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत इंजेक्शन नीचे डाल दिया, दवाई डाल दी, जो नस दिख रही है उसमें डाल दिया, मालिश कर दी कि थोड़ी देर के लिए खून चला जाए, वो नसें दिखनी बंद हो जाएं। पर जैसे ही बंदा वापस अपने काम पे आता है, फिर दिक्कत वहीं की वहीं। जब तक आप वो अल्ट्रासाउंड में ढूंढ के सही तरीके से जहां से लीकेज है उसको बंद नहीं करेंगे, ये वापिस आता रहेगा। अगर सही तरीके से किया जाए तो इसका सक्सेस रेट 98% है। 98% से ज्यादा तो हम और कितना ही किसी को दे सकते हैं। ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਰੀਕੋਸ ਵੇਨਸ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਲ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ कुछ और भी ਤੁਸੀਂ? आजकल बेसिक डिफरेंस ये है कि कुछ चाहिए या नहीं चाहिए, वो तो है ही। अगर बहुत अर्ली स्टेज में है तो बंदे को हम चेंजेस बताते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस बताते हैं कि उनसे काम चलाए। बट अगर ट्रीटमेंट चाहिए, मैंने शायद ही कोई लास्ट 10-15 साल में किसी को कभी बोला हो कि आपको सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, अनलेस कोई बहुत ही मोटी नस है जिसे बांधना ही पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा। इवन मोस्ट ऑफ द सर्जन्स वो हमें ही भेज देते हैं। अच्छा। वो भी नहीं चाहते कि अनलेस वो भी से हो सकता है वो भी लेजर करना शुरू कर दें, कोई वो भी लेजर करता हो तो अलग बात है। पर सर्जरी के लिए कोई मोटिवेट नहीं करता पेशेंट को, बिकॉज जब हमारे पास कोई इजी काम अवेलेबल है तो हम वो क्यों ना करें। पर उसमें जरूर बदलाव आया। जैसे पहले मैंने कहा हीट से हम करते थे, लेजर ट्रीटमेंट ही ऑप्शन था। अब जब हमारे पास उससे बेटर भी ऑप्शन आ गया, वीना सील आ गया है, ग्लू आ गया, जिसमें आपको बिल्कुल ही कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई पेन नहीं है, कुछ नहीं है, वो जरूर है। वो हम पेशेंट को बता देते हैं कि दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, बाकी आप डिसाइड करो कि आप क्या कराना चाहते हो। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਅ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਆਮ सर्जरी और ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ टेक्निकल सर्जरी? देखिए, आम सर्जरी और इन टेक्निक्स में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी, रेस्ट करना पड़ेगा, दर्द रहेगा, टांकों का ख्याल रखना है, इन्फेक्शन का ख्याल रखना है, वो फ़र्क रहेगा ही। इन दोनों के बीच में भी मेरे पास दोनों पेशेंट्स आते हैं जो लेज़र भी करवाते हैं और वीना सील भी कराते हैं। सबसे ज़्यादा फ़र्क यही है कि लेज़र वाले कई बार आके बताते हैं कि हमें हफ्ता 2 हफ्ता दर्द रहा, कुछ पता लगा, छोटे मोटे से निशान आ गए थे क्योंकि नीचे से कुछ जलाया, थोड़ा सा ब्लड स्किन के नीचे जमा हो गया, चलने में अकड़ाव सा है। पर 2-3 हफ्ते के बाद उनका भी जो फाइनल रिजल्ट है, जो चीज़ हम करने गए थे कि नस बंद हुई कि नहीं, वो बढ़िया है। पर जो दर्द रिकवरी पीरियड थोड़ा सा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वीना सील, वो बिल्कुल ही अगले दिन वो कहते हैं सर पता ही नहीं चला कि हमारे साथ कोई ऑपरेशन सर्जरी हुई भी है, बल्कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो उनको डाउट होता हो कि कुछ किया ही नहीं। पर पेशेंट सैटिस्फैक्शन लेवल तो है उन्हों का, बट की वो तैयार हो जाते हैं कि हाँ जी ठीक है डॉक्टर साहब ये वाला ट्रीटमेंट लेंगे हैं? नहीं, डेफिनेटली। देखिए, मैं आपसे ये सवाल करूंगा, आपको कोई सर्जरिकल ऑप्शन दे और एक आपको ये ऑप्शन दे और आप कहे कि सक्सेस रेट बराबर या शायद 2% ज़्यादा ही है, तो आप कौन सा कराओगे?
तो तैयारी तो सबसे आसान काम है, उनको यहाँ तक पहुँचाना, उनको ये समझाना कि ये ट्रीटमेंट अवेलेबल है, वो थोड़ा हमारे लिए एक ਨਹੀਂ, ਪਰ चीज़ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ। फ़र्क है, देर इज थोड़ा सा फ़र्क आता है दोनों के बीच में। जैसे आप सोचो कि अब नॉर्मल सर्जरी करा रहे हैं, लेप्रोस्कोपिक करा रहे हैं, रोबोटिक करा रहे हैं, उनमें खर्चे में ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ फर्क है, ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। थोड़ा फर्क है, तो वो चीज़ जरूर ਨਹੀਂ, रहती ਪਰ है। ਆਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ आप ये लेके चलिए कम से कम, अगर ज़्यादा नहीं तो 40% तक का अंतर होगा किसी भी और हॉस्पिटल से, चाहे वो लेज़र हो या चाहे वो बिना सील हो। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ 40% ਦਾ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਡੇਟ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। देखिए वो सारा काम आप जानते हैं, सुहाना हॉस्पिटल को जो चीज़ें हैं वो बेस्ट रहती हैं। मेरे लिए यहाँ आना सबसे बड़ा फ़ायदा यही था कि यहाँ जो MRI, CT, अल्ट्रासाउंड, कैथ लैब की फैसिलिटी है वो सबसे बढ़िया है। क्योंकि अगर मेरे पास औजार ही ठीक नहीं है तो मेरा मैं किਵੇਂ कर रिजल्ट सकता? बढ़िया नहीं आएगा। वो औजार आए तो हम यहाँ पे ट्रीटमेंट करने के लिए आए, और उसमें हमारे पास एक भी ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर आप यहाँ से न्यूयॉर्क चले जाएं और वहाँ जाके भी अपना इलाज कराना चाहेंगे तो शायद वहाँ आपको टाइम और पैसा ज़्यादा लगे, पर आपको मिलेगा यही ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਇਮੇਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ। ਜੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ NRIs ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਬਰੋਡ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ NRIs ਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ NRIs ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਫਲਾਈਟ ਫੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ कारगर साबित होगी। देखिए एक्चुअली आप ये कह रहे हैं कि जो आया हुआ है वो ये ट्रीटमेंट के बारे में सोच के जा सकता है, लोग स्पेशली आते हैं। मेरे पास महीने में कम से कम 5-10 पेशेंट ऐसे आते हैं जो कॉल करके आते हैं कि हमें वहाँ बताया गया है, पर क्योंकि हमें पता है कि 2 दिन लगने हैं और हमारे लिए सारा कुछ यहाँ बेटर है तो हम यहाँ आके करा के जाएंगे, क्या ये अवेलेबल है। वो सारा कुछ आते हैं, कराते हैं, हफ्ते में 1-2 बार दिखाते हैं और चले ਸਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ BP ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ट्रीटमेंट किस तरीके ਨਾਲ करना है, ਇਹ वरी करता है कि नहीं करता? देखिए एक्चुअली देखा जाए तो इसमें उन लोगों के लिए भी फ़ायदा है, क्योंकि अगर शुगर है, BP है तो आपको जो एनेस्थीसिया देना पड़ता है, मेन रिस्क उस चीज़ का होता है कि अगर ऐसे पेशेंट को हमने एनेस्थीसिया देना है, कि सुन करना है, सुलाना है, ट्यूब डालनी है, वो सारे रिस्क बढ़ जाते हैं। हमारे तो सारे प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया में होते हैं, सिर्फ सुन करते हैं, थोड़ी बहुत मे भी नींद की दवाई दे दी और उसमें हो जाता है। तो 90% जो रिस्क है वो तो एनेस्थीसिया रिलेटेड होता है इन पेशेंट्स में, और वो हमें देना ही नहीं। जब हमने कोई कट चीरा नहीं लगाया, दर्द नहीं किया, तो हम तो हल्का सा पेशेंट को सुलाते हैं और उसमें कर देते हैं। तो उन लोगों के लिए एक्चुअली बहुत बेटर है अगर उनके लिए पॉसिबल हो तो। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਲ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਹਿਰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ ਪੇਸ਼ੈਂट्स ਦੇ ਲਈ? देखिए जिस तरह से आपने बोला, मुझे लग रहा है उसी से मुझे फीलिंग मुझे ही आने लगी, चाहे मैं ना भी जानता हूँ इसके बारे में, तो मुझे लग रहा है कि वो बढ़ना ही चाहिए। आगे आगे हर 2-3 साल में एक नई ट्रीटमेंट आ रही है, नई बीमारी के लिए ट्रीटमेंट आ रही है जो इसके थ्रू की जा सकती है। आपसे मैंने पहले भी बात की, अगर आज से 20 साल पहले हम बात करते थे कार्डियक या हार्ट प्रॉब्लम में कि ओपन हार्ट सर्जरी होती थी, अब कार्डियक स्टेंटिंग होती है। धीरे धीरे बहुत ही कम पेशेंट्स हैं जिनको ओपन हार्ट की ज़रूरत पड़ती है और सारे ज़्यादातर स्टेंटिंग की तरफ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेंटिंग होती है, पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको उस ऑपरेशन से अब फ़ायदा हो गया, उतना बड़ा ऑपरेशन नहीं कराना पड़ता। तो डेफिनेटली आगे ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिनके कारण को हम ठीक कर सकते हैं। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਟੀਵੀ ਦੀ, ਕਿ ਇਮੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ HD ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਫਿਰ ਸੁਪਰ HD ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਹੁਣ 4K ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੇਜ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 4K ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ, पूरे शरीर का पता लग रहा सी किहड़ी किहड़ी नस कित्थे दब रही है। मैं आपको बोल रहा, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हम ये सब कैसे कर पा रहे हैं। अगर मुझे अच्छे से दिखेगा, आई विल बी श्योर, तभी मैं उसको कर पा रहा हूँ। और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जो मेरा इक्विपमेंट है वो हाई एंड होना चाहिए। आजकल आप देखिए पिछले 15 साल में चाहे फ़ोन है, चाहे TV है, कोई भी चीज़ है, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। सेम हमारी टेक्निक्स भी हैं, उसमें भी जो दिखने का कैथ लैब है, चाहे वो MRI है, CT है,
हर चीज़ में इतनी एडवांसमेंट आ गई है कि हमें सब कुछ आराम से दिख रहा है और हम श्योरली जैसे अब सेफली और श्योरिटी के साथ कर वो सकते हो। प्रोसीजर कर सकते हैं। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਪੀਸੋਡ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। धन्यवाद जी। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਅਖਿਲ ਮੋਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਊਸਿਸ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਰੀਅਲ ਸ਼ੋਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਡਰੋਨ ਆ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਮੇਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹਾਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਲਓ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੋਹਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਲਓ, ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਫਾਰ ਬੈਟਰ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਨੰਬਰ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PDC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।